से झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली है और इन दोनों सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। इस चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। संख्या बल कम होने के बावजूद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इससे सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं और उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। सभी दल अपने प्रत्याशी उतारने और जीत सुनिश्चित करने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच सत्ताधारी दल जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधायकों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है और निर्वाचन आयोग से विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की मांग की है। बीजेपी साफ जाहिर कर रहा है, ठीक है, आपके पास है नहीं तो आप क्यों लड़ने, आपका मनसा क्या? आपका मनसा साफ है कि हम उधर से तोड़ करके इधर से लाएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। उसी में हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रवक्ता है वो और जो महासचिव हैं वो लिख के दिए हैं चुनाव आयोग को, और हम लोग तो दोनों सीट में हम लोग का दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। आइए पहले देखते हैं राज्यसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति क्या है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीएम माले के 2 विधायक हैं, यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के 21, जेडीयू के 1, आजसू के 1 यानी कुल 23 विधायक हैं। इनके अलावा जेएलकेएम का भी एक विधायक है जिसने अभी किसी को समर्थन देने की पुष्टि नहीं की है। झारखंड से राज्यसभा में सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 28 मत चाहिए, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के पास उपलब्ध है। वहीं एनडीए गठबंधन को 5 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि कांग्रेस भी राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर आशंकित है। देखिए, बीजेपी के शासन में, खास करके केंद्र में जो इनकी सरकार है और जिस तरह से ये लोग सभी चुनाव को प्रभावित कर, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, जिस तरह से ये लोग चतुराई से सभी चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, इसमें बेशक हमें लगता है डेफिनेटली ये लोग का झारखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग का गणित ये लोग अभी अपनाने का काम करेंगे। वैसे में अगर जेएमएम ने अपना चिंता को व्यक्त किया है तो ये कोई गलत बात नहीं है और निश्चित रूप से फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और यही हम लोग विश्वास करते हैं और यही उम्मीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी ये उम्मीद है हम लोगों को, और जितने भी संस्थाएं हैं जो फेयर इलेक्शन को सुनिश्चित कर सकती हैं उनसे भी उम्मीद है कि झारखंड में ऐसी कोई भी गलत चीज़ें ना हो और जो फेयर हैं वही चीज़ें यहाँ पे हो। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई है और झारखंड के सियासत के अगर अतीत के पन्नों को आप टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुए हैं। झारखंड इससे अछूता नहीं रहा है। यही वजह है कि हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या झारखंड की सियासत पर एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के दाग लगेंगे। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर दल का अधिकार है और जेएमएम कांग्रेस अपनी हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ेगी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा की चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी भी और प्रत्याशी भी जो मतदाता होंगे उनके पास जाकर के हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, देश के खातिर वोट दीजिए, राज्य के खातिर हमें वोट दीजिए। इसमें कहाँ गुना है, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में आप वोट नहीं मांग सकते। झारखंड विधानसभा में फिलहाल राज्यसभा चुनाव का गणित सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की कोशिश है कि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे और धन बल के प्रभावित करने या डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या राज्यसभा चुनाव केवल संख्या बल का खेल रहेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी
बढ़ा दी है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो आपको पहले हम समीकरण बता दें, 28 वोट्स की आवश्यकता होगी और 56 सीटें इंडी गठबंधन के पास है, यानी कि 28, 28, 56 होते हैं, 2 सीटें आराम से इंडी गठबंधन निकाल सकती है। लेकिन 21 सीटें हैं बीजेपी के पास और वो दावा कर रही है, पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि एक सीट पर उसका अधिकार, उसका हक हो जाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस से शायद सत्ता पक्ष, जिसके पास आंकड़े, जिसके पास नंबर है, वो डरी हुई है। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, जैसा कि मैं आपकी रिपोर्ट में भी देख रहा था, आपने अपनी कमेंट्री में बताया भी कि झारखंड में राज्यसभा के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास रहा है और वो भी हम लोगों ने देखा कि करोड़ों रुपए नामकू में पकड़ा है। वो भी हमने देखा कि राज्यसभा का चुनाव रद्द कर दिया गया। यहाँ पर तमाम चीजें झारखंड में होती रही हैं। इस बार भी उसकी संभावना सत्ता पक्ष को हो रहा है, डिस्पाइट कि उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास आंकड़े हैं। बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, बावजूद इसके हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका सत्ता पक्ष के जाहिर कर रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं ये राज्यसभा चुनाव? एक तरफ नंबर्स है, डरे हुए, एक तरफ नंबर्स नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से चूंकि राज्यसभा चुनाव का अनाउंस हो जाने के बाद से ही आप देखेंगे कि झारखंड की सियासत में इस पर बातचीत होने लगी है, बयानबाजियां होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके पास संख्या बल 21 है, इसी चीज पर आपत्ति है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कल आप देखे होंगे कि जेएमएम की तरफ से एक ऑफिशियली चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजा गया, केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा गया। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि हमें इस बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं विधायकों का खरीद फरोख्त जो है वो किया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है, पैसे का लालच दिया जा सकता है। इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई से लेकर के ईडी तक के नज़र में जो है इसे रखा जाए और कहीं ना कहीं इसकी पूरी निगरानी में कहीं ना कहीं चुनाव कराया जाए। क्यों, देखिए, जो 56 सीटों का जो गणित आप बता रहे थे, जाहिर तौर पर जो महागठबंधन है उसकी कुल सीटों को अगर आप देखेंगे तो ये 56 सीटों का गणित है। 16 सीट जो है वो ऑलरेडी झारखंड मुक्ति कांग्रेस के पास है, उसमें से जो 34 सीटें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 4 सीटें जो हैं वो राजद के हिस्से हैं। कुल मिलाकर ये 56 सीटें हैं। दूसरा आप देखेंगे 56 यानी 28 गुना 2 करेंगे तो 2 सीटों के लिए 56 सीट चाहिए, महागठबंधन के पास वो पर्याप्त है। अब सवाल ये है कि 21 सीटों के बाद बीजेपी क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए, संविधान में ये प्रावधान है कि आप 10% कुल सीट का भी अगर 10% आपके विधायक हैं संख्या बल के हिसाब से, तो आप कैपेबल हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। 3 अलग सीटें, जेएलकेएम की 1 सीट है, जेडीयू की 1 सीट है, आजसू की 1 सीट है, तो ऐसे मिला करके 24 हो जाएंगे। देखना होगा कि उसमें जेएलकेएम साथ होगा या नहीं होगा। लेकिन जेडीयू और आजसू तो मोरल तौर पर एनडीए का हिस्सा है, तो 23 सीट तो इस गणित के हिसाब से है उनके साथ। जेएलकेएम को भी जोड़ लेंगे तो 24 सीटें। इसके बाद भी 4 सीटें बीजेपी को चाहिए होंगी एक राज्यसभा सदस्य के लिए। तो अब देखना हो कि कांग्रेस इस बात को लगातार खुले मंचों पर कहते रहे। अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष है प्रदीप यादव जी, नक्षत्र न्यूज से ही बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास 16 विधायक हैं, 28 चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राजद है, क्या उनसे समर्थन मिलेगा? उनसे बातचीत होगी, उनका समर्थन मिलेगा, तब कांग्रेस अपने दम पर जो है राज्यसभा नहीं जा सकती है। उन्हें सहयोग चाहिए होगा राजद से, सहयोग चाहिए होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उसके बाद ही राज्यसभा का रास्ता साफ होगा। पर एक चीज यहाँ नवीन ये समझने वाली है कि जब दीपक प्रकाश और गुरुजी यहाँ से राज्यसभा गए थे तो जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा विधायक उसके थे, लेकिन गुरुजी को कम वोट मिले थे दीपक प्रकाश से, ये चीज है। दूसरी चीज, उसी को मद्देनजर जेएमएम ये कर सकती है कि 28 चाहिए, हम तो 28 दूना 56 का गणित कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम ये कर सकती है कि प्रथम वरीयता के लिए 30 सीटें, 30-31 वोट अपने कैंडिडेट को दिलवा देगी, तो 28 का जो आंकड़ा है, जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको फिर घटने लगेगा। तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि जो अंदर खाने खबर आ रही है, जो राजनीति के जानकार है, वो ये बता रहे कि प्रथम वरीयता के लिए जेएमएम जो है वो 30-31 सीट पहले सेव कर लेगी, तो इधर फिर दूसरे कैंडिडेट पे वो वोट्स घटेंगे।
देखिए, आपने सही कहा, वो जो प्रथम वरीयता का जो गणित है, मान लीजिए उसमें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 31 वोट पड़ जाते हैं, शेष बच गए झारखंड मुक्ति मोर्चा का 31 सीट अगर पड़ता है, वोट पड़ते हैं, तो शेष उनके 4 बचे। इसके बाद 16 कांग्रेस का है और राजद का 4 है। तो कुल मिलाकर के दूसरा प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से नहीं जा सकता है। ऐसे में बीजेपी जो है उसके पास 24 है। हो सकता है कि इसमें कुछ गुणा गणित जोड़ तोड़ का खेल हो, लेकिन इस बात को यहाँ सारिफ समझना होगा कि जब बीजेपी ये कह रही है कि हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, संख्या बल नहीं है, लेकिन संविधान इजाजत देता है आपको चुनाव लड़ने का, क्योंकि आप उस कैटेगरी को जो डिमांड्स है, खास करके राज्यसभा के लिए जो भी डिमांड्स है कि आपको किस आधार पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, वो डिमांड्स आप पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार, और बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र हमें इसकी इजाजत देता है, लोकतंत्र हमें इसकी अधिकार देता है। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब चूंकि जेएमएम कह रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, आज कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, तो कुल मिलाकर के अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है, ये राज्यसभा का चुनाव फिर एक बार झारखंड में एक गाथा लिखेगा, और इस बार बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि तमाम चूंकि पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, जेएमएम ने तो ऑफिशियली चिट्ठी भी लिख दी, कांग्रेस के विधायक तो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, मंत्री मीडिया में बाइट दे रहे हैं, मीडिया में बातें कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। और देखिए जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का है, कुल मिलाकर के चूंकि चुनाव है, क्रॉस वोटिंग्स होते रहे हैं, झारखंड उसका उदाहरण रहा है। झारखंड के अलावा देश के कई राज्य उदाहरण, पड़ोसी राज्य बिहार को ले लीजिए, बीजेपी के पास वो संख्या बल नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने एक और प्रत्याशी को राज्यसभा भेज दिया, राजद के विधायकों ने वोट किया, क्रॉस वोट किया। अच्छा नवीन, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि उम्मीदवार की अब बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आ रहा था कि हो सकता है परिमल नाथवानी फिर से चुनावी मैदान में हो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उनको समर्थन हासिल हो जाए। लेकिन कल आदित्य साहू को मैंने सुना तो वो कह रहे थे कि भाई हम लोकल कैंडिडेट जो झारखंडी हो उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, उस पर हमारी मंथन चल रही है, विचार चल रहा है। तो क्या जीत हार कैंडिडेट पर भी तय करता है? क्योंकि परिमल नाथवानी अगर आते हैं और बीजेपी का समर्थन होता है तो बीजेपी से ज़्यादा परिमल नाथवानी और उनकी टीम दूसरे पार्टी के विधायकों से समर्थन हासिल करने के लिए काम कर लेगी, वो बीजेपी के शायद विधायक या बड़े नेताओं को बोले भी ना। तो क्या कैंडिडेट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा? देखिए, परिमल नाथवानी की बात आप कर रहे हैं, इसके पहले एक चर्चा और जोर पर थी, तेज थी कि भाई सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। सीता सोरेन का चर्चा भी हुआ। अगर सीता सोरेन को बीजेपी मैदान में उतारती है, सीता सोरेन को अगर बीजेपी राज्यसभा का टिकट देती है, दो बातें हैं उसमें, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक तमाम चीज़ों को भूल कर वोट भी कर देंगे और हेमंत सोरेन उनको कुछ कह नहीं पाएंगे। दूसरी बात, बीजेपी का जो कंसेप्ट है, चूंकि उससे इस बात से मतलब है कि मुझे एक राज्यसभा का सीट चाहिए, ये सबसे मेजर बात बीजेपी के लिए यही है कि एक सीट बीजेपी को चाहिए। अगर सीता सोरेन के नाम पर भी बीजेपी को एक सीट मिल जाता है, जबकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी नहीं है उस कैपेसिटी में, इसके बावजूद अगर सीता सोरेन को टिकट देने के बाद वो राज्यसभा चली जाती है, एक तीर से दो निशाना यहाँ पर साधा जा सकता है। एक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो हैं उनके पास एक वजह भी हो जाएगा, मौका भी हो जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो लालसा है राज्यसभा जाने की, वो पूरा हो सकता है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले तक ये चर्चा जोर हो रही थी कि सीता सोरेन जो है वो बीजेपी से राज्यसभा जा सकती है। इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर कि क्या होना है, ये आने वाला समय जो है वो तय करेगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो है झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और पूरा सियासी पारा जो गर्म है, राज्यसभा के इर्द गिर्द ही इस वक्त झारखंड की राजनीति को लोग देख और समझ रहे हैं। एक बात और है, मैं यहाँ कहूँगा सारिफ, देखिए राज्यसभा चुनाव जी का परिणाम जो भी आएगा, बीजेपी से कोई प्रत्याशी जाएंगे झारखंड या फिर महागठबंधन के ही दोनों लोग रहेंगे। राज्यसभा चुनाव झारखंड के आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो सियासी समीकरण है, उसको बहुत हद तक स्पष्ट कर देगा। जो बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो ये जो राज्यसभा की 2 सीटें हैं, ये किस किस दल से जाएंगे राज्यसभा, यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण है
वो कैसा होगा राज्यसभा चुनाव के बाद। मुझे लगता है या तो राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड का जो राजनीतिक गणित है बिल्कुल साफ हो जाएगा, या फिर झारखंड का जो राजनीतिक गणित है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर संदेह की स्थिति पैदा कर देगा। तो देखना होगा। चलिए नवीन, और इंतजार में है कि क्या आपकी कुछ जवाब होगा। के साथ जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, वो बहुत कुछ बता रही है। मैं भी समझ रहा हूँ उस बात को कि राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक पॉलिटिकल पिच यहाँ पर तैयार करने वाला है, और देखते हैं कि उसमें बैटिंग कौन करेगा, कौन लंबे लंबे छक्के लगाता है। चलिए जी, चलिए नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं नवीन, वो पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह से समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर।